Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCL एग्जाम 2021 के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर सेक्शन है। और अभी हम गार्टनर का कॉम्पिटेंसी मॉडल डिस्कस करने लग रहे हैं और ये आपकी क्लास नंबर 24 है। अगर आपने 1 to 23 क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो जाकर के देख के आना, क्योंकि सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है और मैंने हर चीज़ को इतने फेज्ड वे में लगाया है कि अगर आप पहले ये चीज़ समझते हुए आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आने लग जाएंगी। इवन आप जीरो हो तब भी आपको बहुत कुछ आने लग जाएगा एंड तक आते आते, ठीक है। सो डो नॉट वरी अबाउट इट। नाउ शुरू करते हैं यहाँ पे सेशन। और देखो भाई, यहाँ पे हम गार्टनर का कॉम्पिटेंसी मॉडल समझ रहे हैं। अब ये जो पहला वाला पॉइंट था ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए हमने कल की क्लास में इस पर टाइम लिया। अब आपको समझ में आया होगा कि गार्टनर का जो विजन था, यानी कि गार्टनर किस किस एस्पेक्ट पे बात करना चाह रहे थे। एक दो एस्पेक्ट छूट गए थे जहाँ पे ना तो पेन ने बात करी, ना ही आपके वैल्यू चेन मॉडल ने बात करी, ना आपके आईडीआईसी मॉडल ने, ना क्यूसीआई। क्यूसीआई तो खैर वो आपका कस्टमर मैनेजमेंट का है, तो वो तो खैर बेचारा कुछ बात करता ही नहीं है, बस सेगमेंटेशन करता जाता है, तो मेजरमेंट करता है। और ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि गार्टनर किस एस्पेक्ट में बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब बाकी के जो पॉइंट्स है ना, सीआरएम स्ट्रेटजी हो गया, वैल्यूड कस्टमर एक्सपीरियंस, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैट्रिक्स, ये सब आपको आते हैं, ठीक है। अपने अंदर भरोसा रखो, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सब आपको आता है। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको इसको डिस्कस करता हूँ। और हाँ, बस एक पॉइंट जो और हमें अच्छे से समझना है वो है कि ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशन का, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। शुरू करते हैं फिर। देखो यहाँ पे आपको बेसिकली सीआरएम विजन में समझ में आया होगा लीडरशिप का कि एक अलग एंगल यहाँ पे दिखाया इन्होंने, सोशल वर्थ का दिखाया, सोशल वैल्यू प्रपोजिशन का क्या मतलब है, ये सारी चीजें हमने देखी। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सीआरएम स्ट्रेटजी, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं सीआरएम स्ट्रेटजी की, राइट। तो सीधा शुरू करते हैं, ठीक है। और ये एक काम करना, आप ये जो चार्ट बना हुआ है ना, ये वाला तो आपने पूरा समझ लिया, इसमें जो चीज़ें समझी उसको लिख लेना। अब इस चार्ट को एक बार आप लास्ट में, क्लास के लास्ट में आपको दिखा दूंगा, वहाँ पॉज कर लेना और जितने ये पॉइंट्स हैं वो जरूर लिख लेना, ठीक है। इन सभी सातों के, ये कोलैबोरेशन वाला तो अभी मैं समझाऊंगा अभी अच्छे से, ठीक है। अब जरा समझते जाना, जो चीज़ और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो भी लिख लेना, ठीक है। चलो खैर। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि गार्टनर ने एक डेफिनेशन दी हुई है। सबसे पहले ये क्लियर करता हूं, गार्टनर ने डेफिनेशन दी है सीआरएम की, ठीक है। याद आ रहा है क्या? ये आपको मैंने फर्स्ट क्लास नहीं, सेकंड क्लास में बताया था, ठीक है। डेफिनेशन जब बताई थी ना कि अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दी है, तो वहां पे गार्टनर ने भी एक डेफिनेशन दी थी। और वो जो डेफिनेशन थी ना, उस टाइम पे मैंने बस एक बेसिक आपको वर्डिंग बताई थी, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो ठीक हो जाए। अब क्या है, अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा बनाएगा ना, तो वो उसकी डिटेलिंग में जाएगा। जो सीआरएम ने, जो गार्टनर ने डेफिनेशन दी सीआरएम की, पूरी डेफिनेशन, ठीक है, कंप्लीट डेफिनेशन क्या दी थी अब मैं आपको बताऊंगा। उस टाइम पे अगर ये डेफिनेशन बताता ना, तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया। अब देखो, मैंने उस टाइम पे आपको क्या डेफिनेशन लिखवाई थी, एक बार शुरू से देखते हैं, ठीक है। जो बेसिक डेफिनेशन थी गार्टनर की, वो यही थी कि सीआरएम क्या है, आपका एक बिजनेस स्ट्रेटजी है। क्या है? इट इज अ बिजनेस स्ट्रेटजी। चलो पूरी डेफिनेशन सुनाओ मुझे सारे लोग, ठीक है। बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसका क्या यहाँ पे आउटकम है, विच आउटकम्स, क्या आउटकम निकालता है, दैट ऑप्टिमाइजेस, क्या ऑप्टिमाइज किया है इसने, प्रॉफिटेबिलिटी को, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी को। देन आपका यहाँ पर रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, रेवेन्यू हो गया। इसके अलावा क्या था? एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे बताई गई थी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो उस टाइम तो चलो ठीक है, आपको इतनी चीजें ही समझानी थी, समझनी थी। लेकिन अब जो है ना, इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसको ऑप्टिमाइज तो करना है, जिसका आउटकम प्रॉफिटेबिलिटी हो, रेवेन्यू हो, ये सब तो चलो ठीक है। फिर इन्होंने क्या बताया कि आगे चल के कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करनी है कुछ कस्टमर टेक्नोलॉजीज, कुछ सीआरएम टेक्नोलॉजीज। इम्प्लीमेंटिंग, बाई इम्प्लीमेंटिंग सीआरएम टेक्नोलॉजीज, सीआरएम टेक्नोलॉजीज विच इनेबल ग्रेटर कस्टमर इंसाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा? विच इनेबल ग्रेटर कस्टमर इंसाइट, ग्रेटर कस्टमर इंसाइट, यानी कि जिससे क्या हो, आपको कस्टमर की इंसाइट, यानी कि कस्टमर क्या सोचता है, क्या चीज़ें हैं। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्चुअली डेटा माइनिंग की बात आ जाएगी। और डेटा माइनिंग पे हम थोड़ी बात करेंगे, आपके टाइप्स ऑफ सीआरएम, यानी कि ये जो आपका गार्टनर के बाद हम जो कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीआरएम, वहाँ पर थोड़ी सी इसकी बात करेंगे, डेटा माइनिंग वगैरह क्या होती है सीआरएम में। तो वो चीज़ें देखेंगे। वैसे डेटा माइनिंग मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ इतना कुछ खास टेक्निकल वर्ड भी नहीं है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे मेरे शब्दों पे, मैंने क्या क्या बोला हुआ है अभी तक,
तो पता लग भी जाएगा। खैर, इनसाइट अब क्या हो जाता है, कस्टमर पे इनसाइट, कस्टमर की इनसाइट आप देख पाओ, यानी कस्टमर का हमें इन डेप्थ पता चल पाए। इसके अलावा करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। एंड इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन थ्रू आउट ऑल कस्टमर चैनल, थ्रू आउट ऑल कस्टमर चैनल, ऑल कस्टमर चैनल, यानी कि आपको क्या करना है, सारे कस्टमर चैनल्स का इंटीग्रेशन कर देना है। किसके साथ में, सारे कस्टमर चैनल का। एंड बैक ऑफिस, एंड बैक ऑफिस क्या भाई, बैक ऑफिस एंटरप्राइज फंक्शंस, ठीक है। बैक ऑफिस एंटरप्राइज फंक्शंस दिख तो रहा है ना सभी को, एक बार लिख लेना, मैंने बोल भी चुका हूं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला इन्होंने आपको, ये जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी करनी है, रेवेन्यू अपना वापस निकाल के लाना है, रेवेन्यू अच्छा लाना है और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देनी है। तो ये होगा किससे, ये होगा आपका सीआरएम टेक्नोलॉजीज का यूज करके, सीआरएम, राइट, सीआरएम का यूज करके, जिससे क्या होगा, आपको कस्टमर के अंदर जो इनसाइट्स हैं वो मिल पाए और आप इंटीग्रेशन कर पाओ जो सभी कस्टमर चैनल्स है। अब इंटीग्रेशन देख कर कुछ याद आ रहा है आपको पेन के 5 प्रोसेस मॉडल का, जो मैंने आपको मल्टी चैनल इंटीग्रेशन कराया था ना, वहां पर आपका क्या क्या चीजें थी, जो ऑपरेशनल सीआरएम का मैंने पार्ट बताया था आपको, उन सभी का इंटीग्रेशन की ही ये बात की जा रही है कि आप उसका इंटीग्रेशन और आपके एंटरप्राइज में जो हो, क्योंकि यहाँ पे आपने जो इनका मैंने विजन बताया, अब आपको इनका विजन भी क्लियर है। ये विजन में क्या बोलते थे कि पूरा एंटरप्राइज वाइड, मैंने आपको कल एक वर्ड लिखवाया था, एंटरप्राइज वाइड, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, आप पूरे के पूरे एंटरप्राइज में अपने सीआरएम का मॉडल लगाओ, ठीक है। तो पूरा हमें बस कस्टमर चैनल्स को ही इंटीग्रेट नहीं करना है, इन्होंने ये बोला, उसके साथ के साथ आपको आपके एंटरप्राइज फंक्शन जितने भी फंक्शनरी चल रही है बैक ऑफिस, उसको भी इसके साथ इंटीग्रेट कर डालो, तब आपका जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा और कस्टमर के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन पता चलेगी, वो हर लेवल पे हमारी कंपनी में सर्कुलेट होगी और हम ज़्यादा अच्छा यहाँ पे एक ज़्यादा अच्छे तरीके से रियल सीआरएम प्रोवाइड कर पाएंगे। तो अब आपको ये बेटर समझ में आ रही होगी पूरी की पूरी डेफिनेशन, क्योंकि अब आप सारी चीजें समझ चुके हो। तो समझ रहे हो ये होता है एक्चुअली थोड़ा सा कि हम कौन सी चीज कहां पर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी गार्डनर की प्रॉपर डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन को समझने के लिए ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी, ठीक है। चलो खैर, अब आ रहे हैं हम यहाँ पे सीआरएम स्ट्रेटजी। तो देखो सीआरएम स्ट्रेटजी में यार वही बातें हैं, जब भी मैं आपको स्ट्रेटजी वर्ड का यूज करता हूं तो आपके माइंड में क्या आता है कि सर कस्टमर सेंट्रिक होगा कुछ और हम कस्टमर्स का यहाँ पे सेगमेंटेशन कर देंगे। तो बस वही बात है, इन्होंने बोला कि आप कस्टमर का क्या करो, अलग अलग लेवल पे आप इनका सेगमेंटेशन करो। अब जब मैं सेगमेंटेशन वर्ड बोलता हूं तो आप अकेला ये तो नहीं सोचते होंगे कि सर आरएफएम के बेसिस पे वेल बनाएंगे, आपके माइंड में अब एसएससी भी आ रहे होंगे, ठीक है। एसएससी भी आएंगे आपके माइंड में, और इसके अलावा आपके माइंड में अब ये भी आ रहा होगा कि हम जो अपना सेगमेंटेशन होता है वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग भी करते हैं कि हमारे कौन से कस्टमर को किस चीज की जरूरत है। हो सकता है कि हमारा कोई कस्टमर है, हमारी लेटेस्ट से हमारी एसी की यहाँ पे शॉप है, सॉरी एसी की हमारी कंपनी है, और उस कंपनी में हम यहाँ पे एसी अपना 5 स्टार एसी भी बेचते हैं और हम 3 स्टार एसी भी बेचते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कस्टमर है उसकी नीड क्या है, वो 5 स्टार कस्टमर 5 स्टार का एसी लेना पसंद कर रहा है या फिर 3 स्टार का एसी लेना पसंद कर रहा है, उसके बेसिस पे भी सेगमेंटेशन करना होता है। उसकी हमसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है। कौन सा कस्टमर ऐसा है जो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस का क्या लेवल बन रहा है, या फिर उसने जो हमें पॉइंट से निकाल करके दिए हैं, याद आ रहा है ना आपको, कोई पॉइंट दिया करते थे। अच्छा चलो कमेंट करके बताओ वो कौन सी चीज थी जहां पे आपके पॉइंट दिए जाते हैं, चलो कमेंट करके बताओ। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर 9 to 10 पॉइंट आ रहे हैं तो कुछ होता है, 0 to 5 आ रहे हैं तो कुछ होता है, बताया था कि नहीं बताया था, चलो कमेंट करके बताओ तीनों चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये चीज हो गई, आपको सेगमेंटेशन हर लेवल का करना है। जब आप हर लेवल का सेगमेंटेशन करोगे तो उसके बेसिस पे क्या होगा ना कि आप अपनी कंपनी का ऑडिट कर पाओगे, यार हमारी कंपनी में क्या कस्टमर का लेवल है, यानी हमारे कस्टमर क्या चाह रहे हैं हमसे, कैसे कैसे कस्टमर है हमारे पास, हम उन्हें क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। चीजें क्लियर हो रही है ना, सारा पीछे की चीजें हैं सब कुछ, इसमें कुछ नया है नहीं, ठीक है। क्योंकि जब आपको अपने कस्टमर की नीड पता होगी, उसकी एक्सपेक्टेशन पता होगी, तभी तो आप उसे एक इफेक्टिव वैल्यू प्रोपोजिशन दे पाओगे, ठीक है। क्या दे पाओगे, इफेक्टिव वैल्यू प्रोपोजिशन। और इफेक्टिव वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए आपको पहले से एक स्ट्रेटजी बनानी होगी ना कि हमारे कस्टमर की अब ये नीड है, ये हमारे कस्टमर का सेगमेंटेशन है। हो सकता है कि आपके पास वो कस्टमर ज़्यादा हो या फिर कस्टमर की नीड जो है वो
3 स्टार एसी की ज़्यादा है, तो हम उन्हें वैसा ही वैल्यू प्रपोजिशन बना के देंगे ना, वैसे ही हम अपना मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे उस बेसिस पे। ठीक है, तो समझ रहे हो ये आपका सेकंड स्टेप पे क्यों रखा गया ये स्ट्रेटेजी वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए वही बात है, आपका इफेक्टिव इंटरेक्शन का मतलब वही होता है कि आप अपने कस्टमर को इंटरेक्ट करोगे तभी पता चलेगी आपको नीड क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है आपके कस्टमर की जो पहले से बने हुए हैं, और आपको इवन लॉयल्टी के बेसिस पर भी यहाँ सेगमेंटेशन किया जाता है। याद आ रहा है कुछ मैंने लॉयल्टी के बेस पे कुछ बताया था कि पहले आपका प्रोस्पेक्ट होता है, प्रोस्पेक्ट से कस्टमर बनता है, फिर एडवोकेट तक बनता है, सारे लेवल याद है ना? तो हमें पता होने चाहिए हमारे कौन से कस्टमर इस लेवल पे हैं, कौन से हमारे कस्टमर किस लेवल पे हैं। ठीक है, ये सभी चीजें आपकी देखी जाती हैं अपने सीआरएम स्ट्रेटजी वाले पॉइंट के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि हम जब इन सभी चीज़ों का एक पूरा ढांचा तैयार करेंगे ना, तभी आपकी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है उसमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप जो जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो उसमें तभी तो आप दे पाओगे चीज़ें। क्योंकि अगर मेरे कस्टमर यहाँ पे 3 स्टार वाले हैं तो मैं अपना 3 स्टार एसी को यहाँ पे प्रायोरिटी दूंगा वैल्यू प्रपोजिशन में, है ना? तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, वही आपके ऑब्जेक्टिव बन रहे होंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया सीआरएम स्ट्रेटेजी का। नाउ थर्ड पॉइंट पे आता है आपका सीआरएम प्रोसेस। ठीक है, सीआरएम प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली आपको कस्टमर की लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए और उनका नॉलेज मैनेजमेंट करना है। थोड़ा सा समझते हैं, एक बार मैं आपको कस्टमर लाइफ साइकिल दिखाता हूँ। ठीक है, कि कस्टमर की लाइफ साइकिल कैसे होती है और इसको कौन कौन मैनेज करता है। ठीक है, कस्टमर लाइफ साइकिल, भाई ये कस्टमर की लाइफ साइकिल होती क्या है? तो यहां पर आपका सबसे पहला लेवल आता है किसका? सबसे पहला लेवल आ जाता है आपका रीच का। ठीक है, सबसे पहले हम कस्टमर के पास रीच करते हैं, ये मैं आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अच्छा, एक कस्टमर की लाइफ साइकिल आपका कस्टमर के व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है, वो हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल आप ये देखो, पहले रीच करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसको एक्विजिशन होता है कस्टमर का, है ना? ये सभी आपको पता ही होगा। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा एक चार्ट बना के दिखा रहा हूँ। रीच होता है, एक्विजिशन होता है, देन एक्विजिशन के बाद क्या किया जाता है, उसको हम एक्विजिशन के बाद कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक्विजिशन और कन्वर्जन दोनों एक्चुअली सेम टाइम पे ही हो रहे होते हैं। उसको एक्वायर किया और उसको कन्वर्जन किया हमने। देन इसके बाद क्या होता है आपका कि रिटेंशन किया जाता है कस्टमर का। ठीक है, कंपनी में क्या होता है, कस्टमर का रिटेंशन करते हैं। देन इसके बाद आपका एक पॉइंट आता है जब हम उसे कस्टमर की लॉयल्टी को यहाँ पे बना करके रखते हैं, और इसी लेवल को यहाँ पर बोला जाता है एडवोकेसी। अब ये वर्ड भी आप सीख जाओ, क्योंकि अब ये वर्ड आपका मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। नाउ समझना, जब कस्टमर के पास रीच कौन सी टीम करेगी, तो यहाँ पर पहले काम आती है आपकी मार्केटिंग टीम। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट जो होते हैं ना, एक्विजिशन एंड कन्वर्जन, ये दोनों किए जाते हैं आपकी सेल्स टीम के द्वारा। ठीक है, कौन सी टीम यहाँ पर काम करती है? सेल्स टीम। देन रिटेंशन और लॉयलिटी यहाँ पर काम करती है आपकी कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, कस्टमर सर्विसेज टीम। तो ये जो है आपकी बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट टीम होती है कस्टमर सर्विसेज टीम, जो कि आपका अलग अलग तरीके से कस्टमर लाइफ साइकिल को बना रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका एक छोटा सा पॉइंट आता है, अगर आपको याद हो, मैंने क्यूसीआई मॉडल में आपको एक चीज़ बताई थी। क्यूसीआई मॉडल में याद आ रहा है, फिगर में ऐसा करके फिर एक गोला सा यहाँ पे एक बना हुआ था, उसमें 8 पॉइंट थे। वो 8 पॉइंट भी क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। ठीक है, वो 8 पॉइंट भी एक पार्ट होते हैं। और अगर हम बात करें ऊपर ऊपर से एक पार्ट देखा जाए कस्टमर लाइफ साइकिल का, तो ये होता है। ठीक है, जिसमें अलग अलग टीम जो है काम कर रही होती है। क्लियर है? तो कंफ्यूजन नहीं इसमें कोई। नाउ इसमें अब क्या हो गया, हम अपने थर्ड पॉइंट की बात कर रहे थे, कस्टमर सीआरएम प्रोसेस की। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि आपको अपनी कस्टमर लाइफ साइकिल जो है अब बनानी है, क्योंकि आपने सेगमेंटेशन वगैरह सब कुछ बढ़िया कर लिया, वैल्यू प्रपोजिशन देख लिया हम अपना क्या देने वाले हैं कस्टमर्स को। तो अब आप उनको कस्टमर की लाइफ साइकिल अब आपको अच्छी से बना के चलनी है, कि भाई कस्टमर को आप यहाँ पे एक्वायर करो, रिटेंशन करो उसका, देन आप क्या करो, उसे अपना लॉयल कस्टमर बना लो। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है नॉलेज मैनेजमेंट का। तो अब ना एक्चुअली यहाँ पे आपका फिर से पिछला ज्ञान काम आएगा। आप जरा याद करो, यहाँ पे आपका क्यूसीआई मॉडल में मैंने क्या बताया था, एक पॉइंट आ रहा था जहाँ पे कस्टमर आपका डिससेटिस्फाई हो गया। तो डिससेटिस्फाई हो गया, वहां पे हम उसे क्या कर रहे थे, विन बैक वाला पॉइंट था ना, वहां पे क्या बोला था मैंने कि उसे हम विन बैक करेंगे। तो विन बैक भैया कैसे करोगे? विन बैक हम ऐसे करते हैं कि कस्टमर से हमें जो नॉलेज मिली, यानी कि हमें पता चला कि कस्टमर को ये फॉल्ट लग रही है, वो इस पॉइंट से हमारा डिससेटिस्फाई हो रहा है। तो फिर आप उस नॉलेज का मैनेजमेंट, यानी कि उससे आपको जो जो नॉलेज मिलती जा रही है ना इस पूरी कस्टमर लाइफ साइकिल के थ्रू, यानी कि अगर आपका कस्टमर कोई यहाँ पे आप एक्वायर नहीं कर पा रहे हो, आपने उसे क्या किया, आपने कांटेक्ट तो कर लिया, बढ़िया ठीक है, आपकी मार्केटिंग टीम ने सेल्स टीम को उसका नंबर दिया, लेकिन आपका सेल्स टीम जो है उसे नहीं, आपका कन्विंस नहीं कर पा रही है आपका प्रोडक्ट खरीदने में। तो आप उसका नॉलेज का यूज करो,
उसका एक पॉइंट ये भी हो सकता है, आपको पता चलेगा इस टाइप के कस्टमर जो है वो प्रेफर ही नहीं करते सामान लेना, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप इसका मैनेजमेंट करोगे तो आपका टाइम बचेगा, आपकी जो मार्केटिंग टीम है वो भी अप्रोच नहीं करेगी उस टाइप के लोगों को, हम अगर आइडिया होगा कि ऐसा बंदा भाई कस्टमर बन ही नहीं सकता, ठीक है। या फिर दूसरा पॉइंट ये भी पता चलेगा वो कस्टमर आपसे सामान लेना क्यों नहीं चाह रहा है, ठीक है। अगर आप उससे बात करोगे, आपको एक इन्फॉर्मेशन पता चलेगी यार ये बात है, तो आप उसे अपनी जो भी आप वैल्यू प्रपोजिशन दे रहे हो उसमें इंप्रूवमेंट कर पाओगे कि अरे भाई ऐसे 3-4 कस्टमर थे जो हमारी चीज़ लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है, आप अपने कस्टमर से पूछ भी सकते हो। वहाँ पे पूछा भी जाता है अक्सर, आपसे अगर याद हो तो अगर आप कोई ऐप भी अनइंस्टॉल करते हो ना, तो उसमें पूछते हैं कि सर क्या आप रीज़न बताना चाहते हो क्यों आप अनइंस्टॉल कर रहे हो? सो दैट उस रीज़न को यहाँ पे निकाल करके उस आप जो नॉलेज दे रहे हो अपनी, आप जो बता रहे हो कि ये चीज़ है, उसको ये इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि जो आप कंटिन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव करता है इम्प्रूव करता है, अल्टीमेटली वही सक्सीड होता है, ठीक है। स्टार्टिंग से कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन परफेक्शन बनाया जाता है कैसे, बार बार चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आप समझ गए होंगे ये नॉलेज मैनेजमेंट का पार्ट जो है वो भी कस्टमर लाइफ साइकिल से ही होके निकलता है। एक व्यू तो मैंने यहाँ पर ये बताया, दूसरा व्यू आपका ये भी हो सकता है, देखो जैसे हमने कस्टमर लाइफ साइकिल को देखा, हमने कस्टमर को सामान बेच दिया, कन्वर्ट कर लिया, लेकिन वो रिटेन नहीं हो रहा है, तो हम उससे पूछेंगे सर क्या हुआ, आप सामान आपको ठीक ठाक लग रहा है सब कुछ। अक्सर आपको यहाँ पे आप देखोगे, रेयरली आता है, इंडिया में तो नहीं आता, बट काफ़ी कंपनीज होती हैं जो कॉल करती हैं कि भाई अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया, या तो आपको मेल आएगा, मैसेज आएगा, सर आपको पसंद आया हमारा प्रोडक्ट, या फिर कुछ फॉल्ट लगी है तो उसके पॉइंट्स वगैरह दो आप, ठीक है, एनपीएस दो, एनपीएस वगैरह आपसे मांगा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आपका लॉयल्टी बनती है इससे, अल्टीमेटली लॉयल हो गया अगर आपका कस्टमर, तो फिर इससे क्या होगा, आपको रेवेन्यू मिलता ही रहेगा आपके कस्टमर से, आपका कस्टमर बार बार आपसे सामान लेगा, और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका WM फैलाएगा, ठीक है। क्या फैलाएगा, WOM, क्लियर है क्या। चलो ये तो हो गई आपकी कस्टमर लाइफ साइकिल और आपका जो थर्ड पॉइंट था। देन अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो वैल्यूड कस्टमर एक्सपीरियंस, तो ये भी कहीं ना यार एसोसिएटेड है इसी चीज से। जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका पॉइंट था CRM प्रोसेस का, उसी से एसोसिएटेड आपका ये वैल्यूड कस्टमर एक्सपीरियंस है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझो, यानी कि आपका कस्टमर क्या रिक्वायरमेंट करता है वही चीजें, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। मॉनिटर करो एक्सपेक्टेशंस को, क्या एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की, वैसा आप उसे चीजें दो। सेटिस्फैक्शन वर्सेस कंपटीशन, ये काफी अच्छा पॉइंट है, इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है। देखते हैं इसको, यहाँ पे समझना थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ पे यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई कस्टमर का सेटिस्फैक्शन तो ज़रूरी है। कहाँ लेके जाऊँ, थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला कि कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है, क्या है भाई, सेटिस्फैक्शन है वो तो क्या है आपका ज़रूरी है, लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं ना, उनसे भी आपको उनकी भी आपको कॉम्पिटिटिवनेस में भी चलना है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने के चक्कर में अपना ही घाटा कराते चले जाओ। इट इज़ बेटर टू लूज दैट कस्टमर जो आपसे कॉन्टिन्यूसली आपसे खुशी नहीं हो पा रहा, मतलब कुछ भी कर लो उसे खुश नहीं कर पा रहे हो, वो आपको अगर लॉस में लेके जा रहा है, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि आप उसको बिल्कुल सब कुछ निकाल के दे दो अपना, ठीक है। तो ऐसे कस्टमर को इन्होंने ये भी बोला कि आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, बट टू दैट लेवल दैट इट डज नॉट हिंडर योर कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखना है, यहाँ पे गार्टनर ने बोला है क्या, यू शुड नॉट यू शुड नॉट यू शुड नॉट प्रैक्टिस सेटिस्फैक्शन टू दैट लेवल टू दैट लेवल दैट it hinders your competitive प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो बात को समझ पा रहे हो, यानी कि आपको अपने कस्टमर को सेटिस्फैक्शन तो देना है, सेटिस्फैक्शन आपको, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मस्ट फॉर अ कंपनी, लेकिन ठीक है ये, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि अब ऐसा भी नहीं है कि आप बस कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे चलते जाओ, क्योंकि कस्टमर तो वैसे, अगर कुछ कुछ लोग होते हैं ना, कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, उनके लिए कुछ भी कर दो, है ना। तो इस टाइप के लिए है कि इससे आपका क्या हो कि आपका जो कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है ना उसमें कोई रुकावट ना आए, ठीक है, हिंडर ना हो वो। तो ये पॉइंट भी आपका बताया गया यहाँ पे, किसमें, कस्टमर वैल्यूड कस्टमर एक्सपीरियंस में, क्लियर है।
फिर बताया कोलैबोरेशन एंड फीडबैक, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जो कोलैबोरेशन का पॉइंट यूज किया गया है ना, वो कोलैबोरेशन यूज किया गया है आपका दोनों के लिए, यानी कि आपका जो कंपनी में इंटरनली काम कर रहे हैं आपके जो एम्प्लॉइज हैं, उनमें भी कोलैबोरेशन होना चाहिए। कोलैबोरेशन का मतलब होता है वर्क एज अ टीम। कल भी मैंने आपको ये वर्ड सिखाया था कि अगर सारे एम्प्लॉइज क्या करेंगे, एक टीम की तरह मिलकर काम करेंगे, कॉमन गोल के लिए काम करेंगे, तो वो अच्छा वैल्यू प्रपोजिशन दे पाएंगे, कस्टमर को खुश रख पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात ये भी आती है कि आपको यहाँ पे कोलैबोरेशन कस्टमर के साथ भी करना है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कोलैबोरेशन का, दो मीनिंग होती है। पहली मीनिंग कौन सी, आपका एम्प्लॉइज और आपके ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में। दूसरा, ये जो कोलैबोरेशन यहाँ यूज किया गया है, इसका मतलब क्या, आप कस्टमर से कॉन्टिन्यूसली क्या लो, फीडबैक लेते रहो, यानी कि आप उनसे एनपीएस पॉइंट लो, अलग अलग टाइप के पॉइंट्स होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करते रहो, उन्हें आप मेल करो, मैसेज करो, कॉल करो, उनसे आप फीडबैक कॉन्टिन्यूसली लो कि हमारा प्रोडक्ट आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको इससे मतलब सेटिस्फाई हो रहे हो, नहीं हो रहा। अगर कोई पॉइंट निकल के आ रहा है तो वो निकाल के लेके आओ, उसका आप सीके भी लो उससे, ठीक है ना। कस्टमर से हम सीखे भी लेंगे, और फिर इसके बाद क्या करना है आपको, उससे कोलैबोरेशन भी करना है, यानी कि उसने जो फीडबैक दिया है उसके साथ आपको यहाँ पे कोलैब करते हुए, अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम दूर करके उसको विन बैक करना है, यानी कि हमें पकड़ के रखना है, हमारा कस्टमर कहीं जाने ना पाए, उसके साथ कोलैबोरेट भी करते जाना है। ठीक है। तो ये बात बताई यहाँ पे गार्टनर ने अपने वैल्यूड कस्टमर एक्सपीरियंस में। ठीक है। तो ज्यादा कुछ खास तो नहीं था, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला, ठीक है, जो इन्होंने अलग से बताया। बाकी सब नॉर्मली है। नेक्स्ट वाला देखो, सीआरएम इन्फॉर्मेशन। सीआरएम इन्फॉर्मेशन अगेन वही बात यार, ठीक है। अब तो बिल्कुल आप लोग भी इसमें बिल्कुल वो हो गए होगे, सब कुछ आपको आता होगा इसमें कि सीआरएम इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कि आपका जो डेटा है, जो एनालिसिस आप कर रहे हो, एक वन व्यू अक्रॉस चैनल्स होना चाहिए। अच्छा, इसका बेसिक मतलब क्या निकलता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, अपना जो ये पेन का 5 प्रोसेस मॉडल था, उसमें मैं क्या हो रहा था, मैंने आपको दिखाया ऑपरेशनल वाला जो सीआरएम था, उसके डेटा का यूज हम करने लग रहे थे किसमें, ऑपरेशनल वाले का यूज कर रहे थे एनालिटिकल वाले पार्ट में, यानी कि ऑपरेशनल में हमने जो भी डेटा निकाला, उसमें जो भी हमने ऑब्जर्व किया, उस डेटा का यूज। और पहले क्या होता था, कंपनीज यही यूज किया करती थी, लेकिन आपने पेन के मॉडल में देखा होगा कि भाई एरो यहाँ भी जा रहा था, एरो यहाँ भी जा रहा था। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इन्होंने यही बताया कि आपको वन व्यू अक्रॉस चैनल, यानी कि आपके जितने भी चैनल्स हैं ना, आप जो भी इंफॉर्मेशन निकाल के आ रहे हो, उस इंफॉर्मेशन का यूज आपको ऐसा नहीं है कि आपने जो ऑपरेशनल, यानी कि आपने जो आपकी जो बात हो रही है कस्टमर से, उसका डेटा निकाला, उसके हिसाब से आप बस उसका, देखो होता क्या था ऑपरेशनल में, क्या होता था, यहाँ पे हम कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी निकाल रहे हैं, टेलीफोनी वगैरह जो भी होती थी, ठीक है, और एसएफए जो भी हो रहा था वहाँ पे आपका, वर्चुअल भी था आपका, ठीक है, तो वो सब निकाल करके वर्चुअल एंड रियल सब मिला के आपका जो डेटा निकलता था, उसका यूज अकेला ऐसा नहीं है कि उसका यूज करके आप बस कस्टमर का सेगमेंटेशन करो। आपको यहाँ पर जो कस्टमर का सेगमेंटेशन किया है ना, वो डेटा फिर से आपको वापस देना चाहिए जो ऑपरेशनल सीआरएम चल रहा है, जिससे कि आपका जो ऑपरेशनल सीआरएम के अंदर जितना भी आपका ऑपरेशंस का काम हो रहा है, लाइक कस्टमर सर्विसेज दी जा रही हैं, सेल्स सर्विसेज दी जा रही हैं, तो उनमें भी वो लोग इसका अच्छे से यूज कर पाए। तो आपका क्या होगा, हर चैनल में वन व्यू निकल के आएगी, यानी कि हर चैनल को पता होगा कि भाई किस कस्टमर को हमें कैसे डील करना है। ठीक है। तो ये चीज एक इन्होंने बताई कि सीआरएम इंफॉर्मेशन में आपको इस तरीके से यूज करना है, राइट। एक पॉइंट आपका ये हुआ। दूसरा, इन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि आप जितना भी कस्टमर का डेटा निकाल के ला रहे हो ना, उसे आप क्या करो, जैसे जो अनइम्पॉर्टेंट डेटा है, क्या है आपका अनइम्पॉर्टेंट डेटा जो है, एक बार कलर चेंज कर देता हूँ। देखो, आपका जो अनइम्पॉर्टेंट डेटा है, आप उसे क्या कर डालो, फिल्टर कर डालो, ठीक है। इससे जो आपका क्रीमी डेटा होगा, यानी कि हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर्स होंगे ना, वो आप अलग सेगमेंट में रख दो। डेटा एनालिसिस का मतलब बेसिकली यहाँ पे यही होता है कि आप क्या करके आओ, जो भी आपका डेटा निकल रहा है उसमें से अनइम्पॉर्टेंट डेटा को फिल्टर करो, और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कंपनी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, क्वालिटी डेटा जिसे बोलते हैं, वो लेकर के आप अपना लेकर के आओ, ठीक है। बेसिकली ये किया जाता है डेटा एनालिसिस में। देन अगर आप यहाँ पे सिक्स्थ वाला पॉइंट देखोगे तो आपको दिखेगा सीआरएम टेक्नोलॉजी। अच्छा, मैं जो भी बातें बता रहा हूँ बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। माइंड में सब कुछ होना चाहिए। मैंने एक एक वर्ड जो बोला हुआ है बार बार सुन लेना, उसको लिख लेना अपने वर्डों में, जो करना है करो, लेकिन सारा कुछ होना चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। क्योंकि बात क्या है ना, कि मैंने जितने आपको मॉडल करा दिए उसके बेसिस पे अगर आप सोचोगे ना अच्छे से,
जो चीज़ें बताई गई उसे अच्छे से माइंड में अगर आप प्रोसेस कर पाओगे तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। खैर सीआरएम टेक्नोलॉजी ये सभी को पता होगा यार कि इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास में एक अच्छा यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल बेस आपके पास होना चाहिए, एक अच्छी इंफॉर्मेशन तो आपके पास चलो सारी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर आपके पास कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सॉफ्टवेयर अच्छे नहीं है, उसका आर्किटेक्चर अच्छा नहीं है, तो कंपनी परफॉर्म कर ही नहीं पाएगी। आपके एम्प्लॉयज़ कितनी ही कोशिश कर लें, अगर उनके पास में एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर ही नहीं है काम करने के लिए, आपका सपोज करो सेल्स पर्सन है, वो बैठा हुआ है, उसे कॉल वगैरह करनी है सबको, तो उसके पास अगर कोई अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है कि किसी हमें कॉल करनी क्या करनी है, तो वो टाइम ज़्यादा लेगा ना, वो टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आपकी जो टेक्नोलॉजी है सीआरएम के लिए वो अप टू डेट होनी चाहिए, ठीक है, बस यही बात है। और पूरी डिटेल में आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, ज़्यादा फिर से हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, है ना। और आपके पास ऐसा तो सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को अपने पास यहाँ पे स्टोर करके रख सके। और जैसे ही जल्दी से देखो क्या होता है ना, जब कस्टमर सर्विस में कोई काम करता है बंदा, तो उसको बहुत जल्दी डेटा चाहिए होता है। कस्टमर का फ़ोन आया, ठीक है, उसने कुछ क्वेरी बताई, अब क्वेरी को सॉल्व करने के लिए सारा डेटा आपका कुछ सेव है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में। तो उसे जैसे ही क्वेरी दिखी ना, आपका जो कस्टमर केयर के लिए बैठा हुआ है कस्टमर सर्विस पे, तो उसे तुरंत यहाँ पे उसका सोल्यूशन दिखना चाहिए कि ये सोल्यूशन है, तुरंत उसने डाला। तो जब आपका एप्लीकेशंस अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तभी वो कस्टमर को जल्दी जो है रिप्लाई दे पाएगा। याद आ रहा है ना वो वाला पॉइंट मैंने आपको एक बताया था कि हम कस्टमर को यहाँ पे ज़्यादा डिले नहीं करवाते हैं, जब भी कॉल आती है तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उसको होल्ड ना कर सकें, ठीक है? ये बात होती है। खैर सीआरएम मैट्रिक्स, ठीक है, सीआरएम मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, जो पॉइंट्स मैंने आपको आपके पेन के 5 प्रोसेस मॉडल में बताए थे वही है सारे के सारे। और उसके साथ-साथ यहाँ पे गार्टनर का एक थोड़ा-सा एस्पेक्ट और है, तो वो भी हम देख लेंगे, ठीक है? ये आपका सीआरएम मैट्रिक्स का ये वाला पॉइंट कॉस्ट टू सर्व हो गया, सैटिस्फैक्शन, लॉयल्टी और सोशल कॉस्ट, ठीक है? ये और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशन, ये हम करेंगे कल वाली क्लास में। और यहाँ पे आपको कोलैबोरेशन के लिए ना एक बार जो मैंने आपको पेन का 5 प्रोसेस मॉडल बताया है, वो सब अच्छे से करके आना, ठीक है ना? और मैट्रिक्स वाला पूरा रिवाइज़ करके आओ, अगर अभी तक नहीं किया है। पूरी मैट्रिक्स रिवाइज़ करके आना, देन हम यहाँ पे समझते हैं कि और क्या यहाँ पे एस्पेक्ट दिखाया गार्टनर ने, ठीक है। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। और देखो यार, मेहनत करते रहो। अगर आपको ये लगता है ना कि सर मेरे पास टाइम कम है, ये है वो है, आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे मैं आपको कंटिन्यूअसली लेक्चर्स दे रहा हूँ, मेरे पास में भी तो टाइम, मतलब मैं भी तो हर चीज़ निकाल के ही आपको लेके आ रहा हूँ, है ना। तो जब मैं आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर कर सकता हूँ इतने टाइम, क्या आप क्या उनको अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते हो? अच्छे से डेली डेली प्रिपेयर करते जाओ। और इसके बाद में देखो, अब आपका क्या है ना कि टाइप्स ऑफ सीआरएम बच रहा है, और दो चार चीज़ें और हैं, जैसे कि आपका एक बैलेंस शीट होती है, देन आपकी और डेटा माइनिंग वाला पार्ट हो गया, और थोड़ी सी सब नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं। अब कुछ आपको इतना ज़्यादा ना डेप्थ में जाके नहीं समझना है जितना अभी तक हमें मॉडल्स में समझना पड़ा, क्योंकि जितनी अंडरस्टैंडिंग मुझे बनानी थी आपकी सीआरएम में, अब पूरी बन चुकी है, ठीक है। आप ये समझ लो, अगर आप पूरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक लेकर के आ गए, और जो बच्चे यहाँ तक आ गए हैं, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा था कि यार इतने ज़्यादा जब मैं कराऊँगा ना, सब चीज़ें कवर कराऊँगा, तो काफ़ी सारे बच्चे गिर जाएँगे, वो उनका मन नहीं लगेगा कि सर ये क्या है, वो क्या है। बट स्टिल काफ़ी सारे बच्चे कंटीन्यूअसली अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं और यहाँ तक आते गए, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। और अच्छे से पढ़ते रहो यार, ठीक है? और मेहनत करो, हर चीज़ को रिवाइज़ करते रहो। और मैथ में बताओ भई कहाँ तक प्रोग्राम पहुँचा आपका? प्रॉफ़िट एंड लॉस हो गया, एसआईसीआई अब शुरू कर दो। एसआईसीआई का बेसिक वगैरह शुरू करो अब। मैंने आपको अभी तक 3 चैप्टर दिए हैं शायद करने को। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और रेशियो, ये 3 का मैंने आपको दिया था होमवर्क। अब आप यहाँ पे एसआई और सीआई स्टार्ट कर दो। और अगर अभी तक ये कंप्लीट नहीं किया तो पहले ये कंप्लीट करना। कहाँ से करोगे? कोई भी बेसिक बुक उठा लो, कोई भी, ठीक है? चाहे आप किरण का एसएससी वाला प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, चाहे आप यहाँ पे आरएस अग्रवाल उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, ठीक है? जो आपकी ठीक-ठाक बुक हो। ऐसा नहीं कि कुछ बुक्स होती हैं जिनमें एरर बहुत सारी होती है, थोड़ी-सी नाम वाली बुक उठाना, ठीक है? जिसमें एरर वगैरह ना मिले। तो बेसिक वगैरह कंप्लीट करो, फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी इसकी ट्रिक्स वगैरह करके, तो वो मैं अलग से कराऊँगा, ठीक है? जो रिसेंट में क्वेश्चंस पूछे गए जिस टाइप के। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, थोड़ा-सा छोटा है बट स्टिल इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है? फिनिश करेंगे और आपका कल गार्डनर को भी फिनिश करेंगे, देन यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीआरएम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।